नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि रीट और डीएसएसबी के लिए विशेष तौर पर जैसे कि अब जो साइकोलॉजी या सीडीपी है उसको हम थ्योरी या कंसेप्ट के रूप में शुरू करेंगे पूरे टॉपिक। तो टॉपिक वाइज करेंगे, उसमें मैंने शेष अवस्था को बताया था 3 पार्टों में करेंगे। तो पहला पार्ट मित्रों हम कर चुके हैं जिसमें हमने देखा कि शेष अवस्था के उपनाम, शेष अवस्था के संदर्भ में जो मनोवैज्ञानिकों के विचार या कथन थे वो, और शेष अवस्था की क्या विशेषताएं थी वो हमने देख ली थी मित्रों, है ना। अब हम देखेंगे दोस्तों कि शेषवावस्था में जो मतलब विकास के विभिन्न पहलू है, जैसे कि शारीरिक विकास, नैतिक विकास, संवेगात्मक, सामाजिक विकास, ये चीज़ें कैसे होती है, शेषवावस्था में डेवलप कैसे होती है, तो ये देखेंगे हम आज के पार्ट सेकंड में। तो चलते हैं मित्रों अब दूसरे पार्ट में, जिसमें देखिए दे रखा है शेषवावस्था में शारीरिक विकास। देखिए क्या है शेषवावस्था में शारीरिक विकास। शेषावस्था को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहले देख लेते हैं इसके कि शेषावस्था के कुल कितने भाग है मित्रों। 2 भाग है ना। पहला है पूर्व शेषावस्था जिसमें जन्म से 0 से 3 वर्ष यानी टोटल शेषावस्था चलती है मित्रों, हमने देखा था 0 से 6 वर्ष या 5 वर्ष तक चलती है ना। तो देखा था इसमें पूर्व शेषावस्था जन्म से 3 वर्ष और उत्तर शेषावस्था 3 से 6 वर्ष चलती है। ठीक है, तो ये शेषावस्था को 2 भागों में विभाजित किया गया मित्रों। आगे देखते हैं, देखिए इसमें शारीरिक विकास कैसे होता है। तो देखिए शारीरिक विकास में सबसे पहला पॉइंट क्या है मित्रों। देखिए शारीरिक विकास देखेंगे, इसमें पहला पॉइंट है लंबाई। क्या है मित्रों? लंबाई। अब आपको बता दूं मैं, लंबाई इसमें बताई है 20 से 21 इंच। 20 से 21 इंच। एक जो शेष अवस्था उससे पहले नवजात जो शिशु की अवस्था पूछे, वहाँ पे लंबाई दे रखी है मित्रों 19.5 इंच। कितनी दे रखी है वो भी ध्यान दे लेना। नवजात शिशु के पूछे 19.5 इंच, और ये दे रखी शेष अवस्था में 20 से 21 इंच। और ये किसने बताया था? ये श्रीमती हरलोक ने बताया था। ये हरलोक है ना, ये श्रीमती है, श्रीमान नहीं है। ठीक है, तो श्रीमती हरलोक के अनुसार 20 से 21 इंच शेष अवस्था में शारीरिक विकास में लंबाई होती है। और ये लंबाई 5 साल में जन्म की लंबाई की दुगुनी हो जाती है। यानी कि 5 साल में अगर ये लंबाई देखे शेष अवस्था में बालक की, शिशु की देखे, तो 20 दूने कितने होते हैं? दुगुनी, यानी कि 40 या 42 इंच लगभग हो जाती है मित्रों। आगे देखिए, आगे दूसरा पॉइंट क्या आता है मित्रों? भार, वजन। वजन देखिए कितना दे रखा है, 6 से 8 पौंड। यानी आपने कहीं पे पढ़ा होगा 7, कहीं पे 7.5, लेकिन नॉर्मल आपको औसतन याद रखना है 6 से 8 पौंड होता है मित्रों शेष अवस्था में शिशु का भार या वजन। ठीक है, आगे ये देखिए वजन में लिखा है कि 4 माह में जन्म से 2 गुना। यानी कि 4 माह में, यानी कि जन्म के समय 6 से 8 बताया, और 4 महीनों में ही ये 2 गुना हो जाता है। यानी कि 8 दूने 16 पौंड हो जाता है, लगभग 16-18 पौंड हो जाता है मित्रों 4 महीने में। और 5 वर्ष की बात करूँ तो लगभग 5 गुना, यानी कि ये हो जाता है लगभग 40 पौंड। ये भी ठीक है, नॉर्मल आप क्या है कि ये चीज़ें याद रखिएगा, क्योंकि अभी तक तो ऐसे नहीं पूछिए कि 4 माह में कितनी होती है ना। यही पूछ रहे कि 100 ये लंबाई जैसे वेरी इंपॉर्टेंट है कि मतलब इतना ही पूछेंगे 20 से 21 या 5 साल में कितनी हो जाती है, ये नहीं पूछेंगे। ठीक है, फिर भी आपको क्या है कि नॉर्मल से याद रखना है। अब आगे देखिए मित्रों, इसमें जो हमने पढ़ा लंबाई, बार पढ़ ली, है ना। इसी क्रम में हम देखते हैं तीसरा, हड्डियाँ। क्या देखते हैं मित्रों? हड्डियाँ। जन्म के समय होती है 270 हड्डियाँ। कितनी होती है मित्रों? 270 हड्डियाँ। यानी कि शेष अवस्था में बालक में कितनी होती है? 270। यहाँ पे मैं 3 फैक्ट बताऊंगा, तीनों याद रखने। पहला फैक्ट क्या है मित्रों? 270 का है ना। पहला फैक्ट, पहला देती है 270 हड्डियाँ कब? शेष अवस्था में। अगर ये बात करें कि मित्रों एक वयस्क में कितनी होती है ना, वयस्क या परिपक्व अवस्था में, तो 206 हड्डियाँ। और पूछे बाल्य अवस्था में तो कितनी होती है, वो मित्रों आप बताओगे। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में करना। क्यों, आप क्यों बताओगे? क्योंकि ये रीट वालों के लिए स्पेशल तौर पर है, या डीएसएसबी वालों ने जिन्होंने पहले तैयारी की होगी तो उनको तो पता है बाल्य अवस्था में कितनी होती है ना, तो वो आप बताओगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कि बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी है। ये आज का प्रश्न है मित्रों, इसका उत्तर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा जरूर। ठीक है, 270 की बात करूं, ये कब है? जन्म के समय या शेष अवस्था में। 206 वयस्क या परिपक्व अवस्था में कहते हैं। ठीक है, और तीसरा है बाल्यावस्था में कितनी हड्डियां होती है बालक में। ठीक है, ये आप बताओगे। आगे चलते हैं, मांसपेशियों में क्या होता है? मांसपेशियां पढ़ेंगे। यानी जन्म के समय अविकसित होती है। अविकसित आपको पता है, जन्म के समय जो बालक की मांसपेशियां ना मुलायम होती है। ठीक है, लेकिन याद रखना कि मतलब जैसे ही शेष अवस्था खत्म होती है 5 से 6 वर्ष में, वो मांसपेशियां मजबूत व कठोर हो जाती है ना। जन्म के समय इनका भार, इनका मांसपेशियों का भार शरीर के भार का 23% होता है। शरीर के टोटल भार है उसका 23% मांसपेशियों का भार जन्म के समय होता है। 5 वर्ष में ये 2% ही बढ़ता है। 5 वर्ष में कितना बढ़ता है मित्रों? 2% बढ़ता है। ये थी मांसपेशियों का विकास कैसे होता है। अब पढ़ेंगे मित्रों, क्या पढ़ेंगे हम? दांतों का विकास।
क्या देखेंगे मित्रों? दांतों का विकास। देखिए दांतों का विकास 3 माह से प्रारंभ होकर, याद रखना प्रारंभ कब से होते हैं शेष अवस्था में? 3 माह से। 3 माह से 3 महीने से प्रारंभ होकर 21 से 25 वर्ष तक निरंतर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो दांतों का विकास है वो मित्रों निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कब से? 3 माह से ये प्रारंभ हो जाती है दांत निकलना। सर आप कहोगे कि सर 3 महीने से नहीं निकलते, तो देखिए उसके बारे में पढ़ेंगे हम, है ना। यहाँ लिखा हुआ बाकी अस्थायी दांत जन्म के 6 महीने से विकसित होते हैं, सही चीज़ है ना। लेकिन दांतों का विकास, दांतों के लिए जो मतलब जगह बनती है उसका विकास वो 3 माह से प्रारंभ हो जाती है ना। तो 3 महीने से लेकर 21 से 25 साल तक दांत आते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ेंगे 2 प्रकार के दांत। दांत कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? 2 प्रकार के। कितने होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है मित्रों अस्थायी दांत। आपको पता है अस्थायी यानी कि जो ज़्यादा देर तक या ज़्यादा वर्षों तक नहीं रहते, जिन्हें कहते हैं दूध के दांत। यही दांत होते हैं जो हमारे टूटने के बाद नए आते हैं, ये अस्थायी होते हैं। और इसके अलावा होते हैं दूसरा स्थायी दांत। क्या होता है मित्रों? स्थायी दांत, है ना। तो देखिए दूध के दांत भी कहते हैं अस्थायी दांतों को, है ना। दूसरी चीज़ क्या है? जन्म के 6 माह बाद से विकसित होते हैं। जन्म के 6 महीने से ये अस्थायी दांत विकसित होते हैं और 2 से 2.5 साल में इनकी संख्या कितनी हो जाती है मित्रों? ये भी याद रखना, 2 से 2.5 वर्ष में अस्थायी दांतों की संख्या 20 हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए लिखा है कि निचले जबड़े में दांत पहले और ऊपरी जबड़े में दांत बाद में आते हैं, तो ये भी याद रखना जरूरी है, ठीक है। निचले जबड़े, अभी तक ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा आपसे ना, श्योर रहिए। लेकिन ठीक है, अपने बेसिक नॉलेज के लिए चाहिए, है ना, क्योंकि कभी कभार ऐसे प्रश्न पूछ लेंगे तो फिर वहीं कर सकेंगे जिन्होंने अच्छी तरह से पढ़ा है। तो निचले जबड़े में दांत पहले आते हैं और ऊपरी जबड़े में दांत बाद में निकलते हैं, और इन्हीं के अनुसार फिर जो दाढ़ें होती है वो निकलना आरंभ होती है मित्रों। ये तो था हमने पढ़ा शेष अवस्था में शारीरिक विकास मित्रों। क्या पढ़ा? शारीरिक विकास। अब पढ़ेंगे मित्रों शेष अवस्था में संवेगात्मक विकास। क्या पढ़ेंगे मित्रों? शेष अवस्था में संवेगात्मक विकास पढ़ेंगे, है ना। देखिए संवेगात्मक है ना, संवेगों का विकास। अब देखिए थोड़ा बहुत संवेग के बारे में देख लेते हैं, बाकी जब संवेग का टॉपिक आएगा तब देखेंगे। संवेग को अंग्रेजी भाषा में इमोशंस कहा जाता है मित्रों। संवेग शब्द है अंग्रेजी भाषा में बोला जाता है इमोशन, हिंदी में इसका रूपांतरण हुआ संवेग, ठीक है। अब ये जो इमोशन है अंग्रेजी का इमोशन, अब इस इमोशन पर पढ़ेंगे। ये इमोशन क्या है? तो इस इमोशन शब्द की उत्पत्ति हुई है मित्रों लैटिन भाषा के इमोवरी शब्द से। किससे हुई है? इमोवरी शब्द है ये, EMOVERE, इंग्लिश में भी ध्यान दे लेना। इमोवरी शब्द जो लैटिन भाषा का है, ये लैटिन भाषा का इमोवरी है, संवेग नहीं है, ठीक है। इमोशन ये अंग्रेजी भाषा का है, इमोवरी ये लैटिन भाषा का है, ठीक है। अगर पूछ सकते हैं इमोशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द इमोवरी से हुई? लैटिन भाषा का ना। और इस इमोवरी का अर्थ क्या होता है मित्रों? उत्पत्ति करना। संवेग क्या होता है? संवेग होता है व्यक्ति को उत्तेजित करने वाली अवस्था या दशा, है ना। तो देखिए उत्पत्ति करना, उत्पत्ति हो जाती है उसमें हिला देना, यानी अंदर से वो व्यक्ति हिल जाता है, वो व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है, भड़क उड़ता है, या कह सकते हैं उद्दीप्त हो जाता है ना। ये इसके अर्थ है। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मित्रों, याद रख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए लिखा है कि व्यक्ति की उत्तेजित या उद्वेलित अवस्था को ही संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? व्यक्ति की जो उत्तेजित या उद्वेलित, ये क्या है? ये आंतरिक अवस्था होती है मित्रों, ये बाहरी नहीं होती है ना, ये आंतरिक होती है ना। आंतरिक उसके मतलब अंदर, है ना। हाँ व्यक्त, अगर इनको कहूँ कि संवेग जो व्यक्त होते हैं वो बाहरी रूप में होते हैं, संवेग व्यक्त बाहरी रूप में। जैसे क्रोध आ गया तो किसी के गुस्से में क्या करती, किसी के जैसे थप्पड़ लगाती, तो वो थप्पड़ क्या है? वो बाहरी हो गया, ठीक है। लेकिन ये आंतरिक अवस्था होती है, उत्तेजित या उद्वेलित अवस्था, है ना। इसका अर्थ उत्पत्ति करना, हिला देना वगैरह होता है, ये संवेग कहलाता है मित्रों, ना। अब पढ़ते हैं हम संवेगात्मक विकास इसमें कैसे होता है ना। देखिए संवेगात्मक विकास कैसे होता है शेष अवस्था में। जन्म के समय शिशु में कोई संवेग नहीं होता है, ये कथन किसने कहा? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है मित्रों, है ना। वह केवल उत्तेजना का अनुभव करता है, ये कथन किसने कहा? हमने पहले पार्ट में पढ़ा था, जब आपने अच्छी तरह ध्यान दिया या अच्छी तरह वीडियो देखा होगा उन्हीं को पता। और ज़रूर कमेंट बॉक्स में, मैं कह रहा हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसका मतलब जो सुन रहे हैं उनको अवश्य ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उनको याद है कि नहीं, ठीक है। जन्म के समय याद रखना शिशु में कोई संवेग नहीं होता है, यही नॉर्मल बात है, ठीक है। यही है नॉर्मल चीज़ और यही मेन चीज़ है ना। ऐसे मत कि जन्म के समय ये संवेग होता है वो नहीं होता, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जन्म के समय शिशु में कोई संवेग नहीं होता है, वह केवल उत्तेजना को अनुभव करता है, ठीक है। आगे देखिए 1 माह का शिशु उत्तेजना के कारण ही पीड़ा का अनुभव करता है, ये नॉर्मल चीज़ है। मतलब देखिए शॉर्ट में मैंने समझाया क्यों, जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जाएगी वही चीज़ें हैं, जो एग्जाम में आपके नहीं आएगी उन चीज़ों को मैंने बाहर कर दिया, ठीक है। 1 महीने का शिशु उत्तेजना के कारण ही पीड़ा का अनुभव करता है, तो बाद में ना उत्तेजना की जगह पीड़ा को भी संवेग बताया गया है ना, पहले वीडियो में देख लेना, पहला पार्ट में, ठीक है।
3 माह के शिशु की बात करूं तो वो आनंद और क्रोध का अनुभव करता है। 3 महीने का जो शिशु है वो आनंद और क्रोध का भी अनुभव करता है। आगे चलिए मित्रों, आगे क्या लिखा है, लगभग 2 वर्ष की आयु में शिशु में प्रेम, 2 साल की आयु की बात करें आगे, जैसे 1 महीना, 3 महीना, 2 महीना, ऐसे आगे बढ़ रहे हैं ना। 2 साल की आयु में शिशु में देखिए प्रेम आ जाता है, आनंद आ जाता है, क्रोध आ जाता है और भय, ये प्रमुख संवेग विकसित हो जाते हैं। ये 2 वर्ष की आयु में होता है मित्रों ना। आगे लिखा है शेष अवस्था में संवेग क्षीण होते हैं। देखिए अब तक आपके 2 प्रश्न हो चुके हैं, एक बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी है और दूसरा प्रश्न क्या हुआ था, ये कथन किसने दिया था कि शेष अवस्था में कोई संवेग नहीं होता। शेष अवस्था में संवेग क्षीण होते हैं, यानी कि संवेग क्या होते हैं मित्रों, कमजोर होते हैं, अर्थात थोड़ी थोड़ी देर में संवेग बदलते रहते हैं। हमने पढ़ा था कि शेष अवस्था क्षणिक संवेग की अवस्था है, पहले वीडियो में ना इसका उपनाम पढ़ा था हमने, है ना। शेष अवस्था क्षणिक संवेग की अवस्था होती है, मतलब कि कमजोर संवेग होते हैं ना। ऐसे नहीं कि बाकी की अवस्थाओं में क्या इसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है संवेगों का, है ना। शेष अवस्था में वो क्या इतना नैतिक विकास नहीं हो रहा, उसके मतलब इतना सोच समझ नहीं होता है ना उसमें कि, तो जो जो संवेग होते हैं ना वो क्षीण होते हैं, कमजोर होते हैं ना, थोड़ी देर देर में संवेग समाप्त हो जाते हैं, बदलते रहते हैं मित्रों, है ना। तो ये मित्रों क्या पूरा हो चुका है। अब जैसे कि हमने पहले पढ़ लिया शारीरिक विकास, ये हो चुका है मित्रों संवेगात्मक विकास। अब आगे देखते हैं शेष अवस्था में बौद्धिक विकास देखते हैं। देखिए हमने जो शारीरिक विकास देख लिया, संवेगात्मक विकास देख लिया, अब देखते हैं बौद्धिक विकास, है ना। तो देखिए शेष अवस्था में बौद्धिक विकास, बौद्धिक मतलब बुद्धि का विकास, ठीक है। बौद्धिक विकास को ही मानसिक विकास कहा जाएगा, इसे ही संज्ञानात्मक विकास कहा जाएगा। तो देखिए मानव विकास का प्रमुख साधन ज्ञानेंद्रिय है मित्रों। क्या है, ज्ञानेंद्रिय, यानी कि जो ज्ञानेंद्रिय होती है आप जानते हो, है ना, उनसे सीखना किस अवस्था में होता है, शेष अवस्था में। यानी कि मनुष्य के विकास का प्रमुख साधन कहूँ या कहूँ कि शेष अवस्था में जो बौद्धिक विकास होता है उसका आधार क्या है मित्रों, ज्ञानेंद्रिय है। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखना, ठीक है। आगे देखिए 1 वर्ष का शिशु अस्पष्ट ध्वनियां व तुतलाते हुए 3-4 निरर्थक शब्द बोलता है। अब देखिए अब वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे हम, जैसे जैसे ये देखिए काफ़ी बार आ जाता है कि 1 वर्ष का बालक कितनी बोलता है, 1 से 2 वर्ष का बालक है ना, ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यही देखेंगे हम मित्रों। तो देखिए 1 वर्ष का जो शिशु है, कितना, 1 वर्ष का शिशु, वो क्या करता है, अस्पष्ट ध्वनियाँ और तुतलाते हुए, आप जानते हो तोतली भाषा में, है ना, 3 से 4 निरर्थक शब्द जिनके कोई अर्थ नहीं निकलता, ऐसे शब्द बोलता है 1 वर्ष का शिशु, ठीक है। 1 से 2 वर्ष के बीच में जो शिशु, लगभग 15 से 18 माह का शिशु, वो सार्थक शब्द बोलते हुए फिर 2-3 शब्दों के वाक्य भी वो बोल लेता है। कब, 1 से 2 वर्ष का शिशु उम्र में हो जाने पर। आगे देखिए आगे लिखा है 3 वर्ष का बालक 4-5 शब्दों के, कितना, 3 वर्ष का बालक 4-5 शब्दों के सरल वाक्य बोलना सीख लेता है। और यहीं इसको ध्यान में रखिए, यहीं शिशु शिक्षा का उपयुक्त समय होता है। क्या, यही शिशु शिक्षा का उपयुक्त समय होता है। ध्यान क्या रखना है मित्रों, ध्यान रखना है ये चीज़, यही शिशु शिक्षा का उपयुक्त समय होता है। कौन सा, 3 वर्ष वाला, कौन सा, 3 वर्ष का। यानी कि 3 वर्ष से पहले शिशु को कोई भी शिक्षा नहीं दी जा सकती, जो शिक्षा देंगे वो उसके लिए अनुपयुक्त होगी, उपयुक्त नहीं होगी मित्रों, ये चीज़ आ रखी, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, मानसिक विकास की गति तीव्र। क्या कहा गया है, मानसिक विकास की गति तीव्र है मित्रों। इसका मतलब क्या है, मानसिक विकास मैंने पहले ही बताया कि बौद्धिक विकास कहूँ या फिर मैं संज्ञानात्मक कहूँ, बौद्धिक कह दूँ इसको, है ना, या संज्ञानात्मक संज्ञान कह दूँ, या फिर मैं मानसिक विकास कह दूँ, है ना, तीनों नाम एक ही मित्रों। इसकी गति तीव्र होती है। शेष अवस्था में शारीरिक विकास भी तीव्र होता है और मानसिक विकास भी तीव्र होता है, हमने पढ़ा था, ठीक है। हमने एक कथन भी पढ़ा इससे संबंधित कि जो गेसल है, कौन से मनोवैज्ञानिक मित्रों, गेसल, है ना, गेसल मनोवैज्ञानिक ने कहा कि बालक शुरू के 6 वर्षों में दुगना सीखता है बाद के 12 वर्षों से। ये कथन हमने पहले जो पार्ट शेष अवस्था था उसमें पढ़ लिया था, है ना, याद है, तो भाई अच्छी बात है ना। देखिए ये हमने जो पहला पार्ट था उसी में पढ़ा कि गेसल ने क्या कहा कि मानसिक विकास की गति तीव्र होती है, शुरुआत के 6 वर्षों में दुगना सीख लेता है, अंत के यानी कि बाद के 12 वर्षों से दुगना सीख लेता है, ये गेसल ने कहा था। यानी कि मानसिक विकास की गति तीव्र किस अवस्था में होती है, शेष अवस्था में होती है मित्रों ना। आगे देखिए आगे क्या है, ये क्या था, ये बौद्धिक विकास था। यानी कि जो मुख्य मेन चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से वही लाया है, मैं लाया हूँ, बाकी ना फालतू मैटर नहीं है, ठीक है। आगे देखिए शेष अवस्था में क्रियात्मक या गत्यात्मक विकास, क्रियात्मक या कह दूं गत्यात्मक विकास क्या होता है ना, क्रियात्मक
गत्यात्मक, या इसका एक और नाम है, मैं आपको ये उपनाम भी बता रहा हूँ, जैसे मानसिक, बौद्धिक, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, गत्यात्मक या गामक विकास। ठीक है, इसमें जो अंदरूनी क्रियात्मक कौशलों का विकास होता है बालक में, और ये कब होता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मित्रों, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि शिशु में क्रियात्मक विकास का प्रारंभ कब से होता है, तो याद रखना गर्भकालीन अवस्था के तीसरे मास से हुई हो जाता है। ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ बिल्कुल ही राइट है, 100% ये चीज़ राइट है मित्रों ना, ऐसे नहीं कि गलत है। ठीक है, ये कोई चीज़ गलत नहीं है मित्रों, ये क्या है, ये राइट है मित्रों ना। क्या, कि शिशु में क्रियात्मक विकास का प्रारंभ पूछे तो बताना गर्भकालीन अवस्था के तीसरे मास से ही शुरू हो जाता है। कैसे, देखिए, जब तीसरा महीना रहता है, बच्चा पेट में रहता है, वहाँ के तीसरा महीना रहता है ना, तो तीसरे महीने में वो क्रियात्मक विकास का प्रारंभ करने लग जाता है ना। कहने का मतलब तीसरे माह में तो प्रारंभ होता है, और जो गर्भवती माँ होती है वो इसका अनुभव कौन से में करती है, तो याद रखना चौथे या पाँचवें या लगभग छठवें महीने में वे क्या करती है, इसका अनुभव करती है। कैसे, कि बालक अपने हाथों पैरों को वहाँ पे हिलाने लगता है, हिलाने डुलाने लगता है। इसका अनुभव जो गर्भवती माता है वो चौथे या पाँचवें महीने में अनुभव करती है, जबकि ये बालक वरना जो शिशु है वो क्रियात्मक विकास का प्रारंभ गर्भकालीन अवस्था के तीसरे माह से ही कर देता है। ठीक है, आगे चीज़ लिखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्रियात्मक विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। क्या, क्रियात्मक विकास सामान्य से विशिष्ट। कैसे, कि इसमें जो जैसे मतलब शेष अवस्था पढ़ते हैं 0 से 5 ना, कि इसमें छोटा बालक क्या करता है, पहले किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए अपने पूरी शक्ति का प्रयोग कर देता है, जैसे किसी चीज़ को पकड़ने के लिए दोनों हाथों का प्रयोग करता है ना, ये क्या चीज़ हुई, ये सामान्य क्रिया हुई। ठीक है, फिर वो क्या करता है ना, जब 2 हाथों से पकड़ता है ये सामान्य हुई। ठीक है, और फिर वो क्या कहता है, थोड़ा सा और बड़ा हो गया है ना शेष अवस्था की बात, तो वो एक हाथ से उसको पकड़ने लगता है, आसानी से पकड़ लेता है, तो ये सामान्य से विशिष्ट क्रिया की ओर क्रियात्मक विकास चलता है। आगे देखिए, जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था तक स्थूल क्रियात्मक कौशल का तीव्रता से विकास होता है। जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था या ना शेषावस्था, कहने का मतलब शेषावस्था में देखे तो देखिए, कौशल है ना, क्रियात्मक कौशल 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्थूल और दूसरा होता है सूक्ष्म। ठीक है, तो अगर देखे 0 से 5 है ना शेषावस्था में देखे, तब तो स्थूल क्रियात्मक कौशल का तीव्रता से विकास होता है, और शेषवा अवस्था के बाद ये शेषावस्था, ये है शेषावस्था है। ठीक है, लिखा है कि जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था तक स्थूल क्रियात्मक कौशल का तीव्रता से विकास होता है। स्थूल क्रियात्मक कौन से, जैसे चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, कूदना, फुदकना, ये चीज़ें हुई है ना, ये क्या है, ये स्थूल क्रियात्मक कौशल है, इनका शेषावस्था में ही विकास हो जाता है। ठीक है, जबकि जो सूक्ष्म क्रियात्मक है इनका शेषावस्था के बाद होता है। ये दोनों के दोनों भाई वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछ सकते हैं कि शेषावस्था में किस प्रकार के क्रियात्मक कौशलों का विकास हो जाता है, तो स्थूल। शेषावस्था के बाद पूछे तो सूक्ष्म में कौन से आ जाते हैं, जैसे मैंने बताया स्थूल में चढ़ना, खेलना ना, दौड़ना, कूदना, फुदकना, ये आते हैं, जबकि सूक्ष्म में आ जाते हैं लिखना, पढ़ना, देखना, सुनना, किसी चीज़ की जैसे पॉलिश करना, पेंटिंग बनाना, उपकरणों का प्रयोग करना, ये चीज़ें सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों के अंतर्गत आती है, जिनका विकास होता है शेषावस्था के बाद में। अंतिम फैक्ट देख लेते हैं इसके बारे में। क्रियात्मक विकास में सर्वप्रथम सिर का विकास होता है, बाद में गर्दन, धड़ और पैरों का विकास होता है। ठीक है, यानी क्रियात्मक विकास में सबसे पहले किसका विकास होगा, याद रखना सिर का। शिशु के सिर का विकास होगा, तभी वे क्या करेगा, सर्वप्रथम अपनी आंखों को हिलाने लगेगा, सिर को हिलाने लगेगा ना। बाद में गर्दन, धड़, हाथ पैरों का विकास होता है, इसीलिए वो बाद में अपने हाथ पैरों की गति को करता है। ठीक है, ये हो गया मित्रों क्रियात्मक विकास। आगे देखते हैं कौन सा, शेषावस्था में सामाजिक विकास। कौन सा मित्रों, शेषावस्था में सामाजिक विकास। ठीक है, अब देखिए शेषावस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार होता है ना, तो देखिए 3 माह का शिशु पहली सामाजिक मुस्कान देता है। जब पहला पार्ट पढ़ा था तो उसने मैंने उस एक छोटे से बच्चे का ना, एक सुंदर बच्चे का चित्र प्रस्तुत किया था, उसमें मैंने क्या बताया, सामाजिक मुस्कान की अवस्था शेषावस्था को कहते हैं मित्रों, है ना। और मैंने बताया वो बच्चा 10 माह का था। 3 माह का शिशु पहली सामाजिक मुस्कान देता है। देखिए सामाजिक विकास क्या होना, सामाजिक किसे कहते हैं, जैसे बच्चा अपनी माँ से भी कोई संबंध बनाएगा, माँ के प्रति कोई प्रतिक्रिया करेगा, तो वो भी क्या है, सामाजिक। क्यों, क्योंकि समाज का हिस्सा होती है माँ, नहीं है क्या भाई। सामाजिक घटक, प्राथमिक घटक कौन सा है, परिवार में ही तो माँ पिता आते हैं ना। तो देखिए शिशु पहली सामाजिक मुस्कान देता है तीसरे महीने का होने के बाद। वह तीसरे माह में शिशु ना क्या करता है कि सामाजिक विकास होना, कि उसके मतलब सामाजिक विकास के प्रति अपनी प्रतिक्रिया देने लग जाता है, यानी हमें पता चल जाता है, एहसास हो जाता है, अनुभव हो जाता है, प्रतीत होने लगता है मित्रों कि 3 माह का शिशु में सामाजिक भावना का विकास होने लगता है। वे जैसे रोता है, हंसता है, तो वो सामाजिक मुस्कान है ना, सामाजिक रोना, ये सामाजिक विकास हो रहा है। ठीक है, 1.5 से 2 वर्ष का, लगभग 15 से 18 वर्ष का जो शिशु है दूसरे शिशु के साथ खेलना चाहता है, दूसरे बच्चों के साथ खेलना चाहता है, ये क्या है, ये सामाजिक विकास हो रहा है मित्रों उसका। ठीक है,
आगे देखिए, अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट दो फैक्ट आ रखे हैं मित्रों आगे। एक है कि जरसील्ड के अनुसार, ये जरसील्ड मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक परिभाषा आ रखी है कि जरसील्ड के अनुसार शिशुओं के खेल समूह में किसी भी तरह का अर्थ भेद, जाति भेद और रंग भेद नहीं पाया जाता। अच्छी बात है ना, कि जो शेष अवस्था होती है ना, इस शेष अवस्था में जैसे बालक और बालिका दोनों साथ में खेलते हैं ना, तो ना तो कोई लिंग भेद पाया जाता, ठीक है, एक लिंग भेद भी याद रखना, यहाँ लिंग भेद नहीं लिखा है। जैसे अर्थ भेद, जाति भेद, किसी प्रकार का रंग का भेद या लिंग भेद बिल्कुल ही नहीं पाया जाता मित्रों, ये जरसील्ड ने कहा था, और यही शेष अवस्था में बात लागू होती है, ठीक है। और अंतिम कथन देख लेते हैं हम इस शेष अवस्था की, जो विकास की बात करूँ, विकास के पहलू की बात करूँ, तो ये अंतिम पॉइंट है कि शिशु विद्यालय में आने के पूर्व आत्म केंद्रित होता है मित्रों। ये इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इस पर मुख्य रूप से गौर करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा आपके लिए, है ना, कि शिशु विद्यालय में आने से पहले, देखिए शिशुअवस्था उम्र जब पूरी होती है उसी के बाद विद्यालय जाएगा, यानी कि शेष अवस्था में रहने तक बालक क्या होता है मित्रों, आत्म केंद्रित होता है। क्या होता है, आत्म केंद्रित, यानी अपने विचारों पर केंद्रित होता है, स्वयं पर ही केंद्रित होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फैक्ट है मित्रों, जिसे याद रख लेना। तो दोस्तों, ये हमने दो पार्ट में पढ़ ली। शेष अवस्था के शुरुआत में जैसे कि मनोवैज्ञानिक कथन, शेष अवस्था के उपनाम, शेष अवस्था के बारे में वैज्ञानिक जो विचार थे, है ना, उसकी विशेषताएं थी शेष अवस्था, वो पहले पार्ट में हमने पढ़ ली, है ना। दूसरे पार्ट में हमने जो शेष अवस्था के विकास के विभिन्न पहलू या विभिन्न आयाम या विकास के विभिन्न क्षेत्र कहूँ, वो भी हमने पढ़ लिए। सामाजिक विकास किस प्रकार होता है, क्रियात्मक या गत्यात्मक विकास किस प्रकार होता है, इसके अलावा मित्रों जो बौद्धिक विकास किस प्रकार होता है, सामाजिक विकास किस प्रकार होता है, संवेगात्मक विकास, यानी कि विकास के ये पहलू है, वो हमने शेष अवस्था में पढ़ लिए, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया कि शेष अवस्था के पार्ट में 3 बनाऊंगा, है ना, क्योंकि इजी वे में करेंगे ना, अभी बहुत समय है, ठीक है, आसानी से करेंगे ताकि आपको याद भी होना, छोटा छोटा मैटर, ठीक है। और वही मैटर, वही में जो ये फैक्ट है, ये जैसे कि जो ये फैक्ट है मित्रों ना, ये वही फैक्ट होंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। एग्जाम में आने वाले जिनसे प्रश्न बन सकते हैं वही होंगे, फालतू का मैटर कोई नहीं, आपको जो ये किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए, पहले पार्ट में वो बना दिया, दूसरे पार्ट में विकास के विभिन्न जो पहलू किस प्रकार विकास होता शेष होता है वो बना दिया। अब तीसरे में पार्ट में हम अगले वीडियो में क्या देखेंगे मित्रों, इस दोनों पार्ट में जो भी क्वेश्चन है, इसके अलावा शेष अवस्था संबंधी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक वीडियो, जिसमें 20 प्रश्न भी रह सकते हैं, यानी कि जितने, मैं पहले नहीं बता सकता कितने प्रश्न रहेंगे, जितने मोस्ट प्रश्न रहते हैं वो मित्रों इसमें रह जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको ये शेष अवस्था का पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छा लगा, तो बिल्कुल लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।